Welcome to CEC Gurukul Life Series. This is our second part on chapter liberty. Previously, I have discussed about the concept of liberty, the meaning of liberty and the concept of negative liberty. देखिए पिछले लेक्चर के दौरान हम लोगों ने स्वतंत्रता पे अपना लेक्चर स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने उसमें स्वतंत्रता की परिभाषा को समझते हुए नकारात्मक स्वतंत्रता पे गौर किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग जो लिबर्टी का पार्ट 2 है, स्वतंत्रता का भाग 2, उसमें हम लोग सकारात्मक स्वतंत्रता पे चर्चा करेंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपको मैंने लास्ट की क्लास में भी बताया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देती है। द नेगेटिव लिबर्टी try to define the concept of liberty in the context of absence of restraints. Whosoever, whatever would like to do, he or she can do that. It is a concept of negative liberty. कोई भी व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसकी किसी भी गतिविधि पे राज्य का, सरकार का कोई भी नियंत्रण ना हो, ये वास्तव में नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और देखिए, वास्तव में सही स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, जिसे हम लोग सब्सटेंटिव लिबर्टी या तात्विक स्वतंत्रता भी कहते हैं। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को, उनकी जो इनकैपेबिलिटीज हैं, उसको दूर करने के लिए राज्य द्वारा जो ठोस प्रयास किए जाते हैं ताकि सभी व्यक्ति, सभी नागरिक एक बेहतर जीवन जी सके। सभी नागरिक को अपने जीवन के लिए जो आवश्यक साधनों की आवश्यकता है, जो सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, जो अवसरों की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें उन्हें मुहैया हो सके, तब जाकर के सही मायने में सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। कहने का ये चाहता हूँ कि सकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पे उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था का नाम सकारात्मक स्वतंत्रता होता है। व्यक्ति को वो सभी काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, वो सभी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा थॉमस हिल ग्रीन का, जिसे टी.एच. ग्रीन भी कहते हैं। टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि स्वतंत्रता एक बहुत अच्छा मूल्य है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर हम अनुचित कार्यों को करने की छूट दे दें तो स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई अंतर नहीं रह जाता। देखिए, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसकी किसी भी गतिविधि पे राज्य या सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, ये वास्तव में नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और टी.एच. ग्रीन का कहना था कि प्रतिबंधों का अभाव वास्तव में नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। इसलिए सही स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, जिसका अर्थ होता है वांछनीय कार्यों को किए जाने का अधिकार मिलना, टू डू सम डिजायरेबल एक्शन। गवर्नमेंट शुड गिव अस सम अपॉर्चुनिटीज, some facilities so that we can do some positive work, कुछ ऐसा सकारात्मक काम कर सके जिससे हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने का इसमें प्रयास किया जाता है ताकि सभी व्यक्ति अपने जीवन में सुख के साधन को जुटा सके, उन अवसरों को पा सके जिससे उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। और 19वीं शताब्दी के जो महान विचारक थॉमस हिल ग्रीन थे, इन पर विशेष रूप से लॉस्की, हॉब्स हाउस, मैकाइवर, मिल्टन फ्रीडमैन, इन सब का भी ये मानना था कि स्वतंत्रता एक बहुत अच्छा मूल्य है, एक बहुत अच्छा वैल्यू है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कार्यों को करने की छूट दे दी जाए तो स्वतंत्रता, स्वेच्छाचार और अराजकता में कोई अंतर नहीं रह जाता। देखिए, ग्रीन वास्तव में 1860 के दशक में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम किया करते थे और इस वक्त पूरे वैश्विक स्तर पे जो अहस्तक्षेप की नीति होती थी, आपको याद होगा लास्ट के लेक्चर में मैंने लेसेस फेयर की सिद्धांत की बात की थी, विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ इन हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था लेसेस फेयर का, जिसका मतलब था कि राज्यों को व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और सारी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के सहारे छोड़ देना चाहिए और किसी भी वस्तु का मूल्य और उसका उत्पादन कितना करना है, कितनी कीमत पे करना है, इसको नियंत्रित करने का प्रयास राज्य को नहीं करना चाहिए। देखिए, 1860 के आसपास इस अहस्तक्षेप की नीति का, इस लेसेस फेयर की नीति के जो डिमेरिट्स थे, जो बैड इम्पैक्ट था, दुष्प्रभाव सामने आने लगा था। इसलिए ग्रीन इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि राज्य को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर
एक तटस्थ पर्यवेक्षक की भूमिका में न रहकर एक एक्टिव रेगुलेटर, एक एक्टिव गार्जियन, एक सक्रिय संरक्षक की भूमिका निभानी होगी। और देखिए, ग्रीन के दर्शन पर, ग्रीन के विचारों पर हमें जर्मन आदर्शवादियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, जिसमें हीगल का नाम है, कांट है, फिक्टे है। इनके विचारों का स्पष्ट प्रभाव हमें ग्रीन के विचारों पर दिखाई देता है। और ग्रीन ने स्वतंत्रता और अधिकारों को नए दृष्टिकोण से विकसित करने का प्रयास किया था। देखिए, थॉमस हिल ग्रीन का मानना था कि राज्य एक मोरल इंस्टीट्यूशन है, राज्य एक नैतिक संस्था है, और राज्य के उद्देश्य में और व्यक्ति की स्वतंत्रता में, यानी राज्य का जो उद्देश्य है और हमारी जो स्वतंत्रता है, उसमें कोई स्वाभाविक विरोधाभास नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बारकर के कोटेशन को कोट करना चाहूँगा। देखिए, बारकर ने कहा था, जिस प्रकार बदसूरती का अभाव सुंदरता नहीं होता, ठीक उसी प्रकार प्रतिबंधों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं होता। बारकर के इस कथन को टी.एच. ग्रीन ने भी दोहराते हुए कहा था कि जिस प्रकार बदसूरती का अभाव सुंदरता नहीं कहा जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रतिबंधों के अभाव को भी हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यानी सकारात्मक अर्थ है उन कार्यों को करने और उन सुखों को भोगने का अधिकार जो कि किए जाने या भोगने योग्य हैं। देखिए, टी.एच. ग्रीन चूंकि एक आदर्शवादी विचारक था, इसलिए उसने राज्य का उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सिविल सर्विसेज में भी और कई तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाधाओं के सामने बाधा खड़ी करने का सिद्धांत किसने दिया था? हु हैज propounded द थ्योरी ऑफ दैट स्टेट शुड एक्ट एज ए हिंड्रेंस अगेंस्ट हिंड्रेंसेस। देखिए, राज्य के कार्यों के संबंध में थॉमस हिल ग्रीन का कहना था कि राज्य का काम है कि वो एक तरीके से जीवन में आने वाली बाधाओं के सामने स्वयं एक बाधा बन के खड़ा हो जाए। किस प्रकार की बाधा? देखिए, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये वो सब चीजें हैं जो एक व्यक्ति के विकास में बाधा बन के खड़ी होती है। तो टी.एच. ग्रीन का कहना था कि वे सभी बुराइयां, वे सभी बाधाएं जो व्यक्ति के विकास में अड़चन डालती है, बाधा उपस्थित करती है, राज्य को स्वयं इन सभी बाधाओं के सामने बाधा बन के खड़ा हो जाना चाहिए। स्टेट शुड ऑलवेज एक्ट एज ए हिंड्रेंस अगेंस्ट हिंड्रेंसेस, अर्थात राज्य को उन सभी मनुष्यों और बुराइयों, चाहे वो शिक्षा हो, गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, इन सभी का दमन करना चाहिए और व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता और उसके नैतिक विकास में सहायक बनना चाहिए। देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 21A में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है, और यदि भारतीय राज्य अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है तो वह उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिनसे व्यक्ति की उन्नति संभव हो पाती है। देखिए, अगले विचारक पे मैं जाना चाहूँगा, हेरोल्ड लॉस्की पे। देखिए, लॉस्की ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लॉस्की की। लॉस्की का कहना था कि स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिक से अधिक सुअवसर, अधिक से अधिक मौका मिले। और लॉस्की का मानना था कि हर प्रकार के कार्य को करने का नाम या सुविधा ही स्वतंत्रता नहीं होती। व्यक्ति को केवल ऐसे कार्य करने की सुविधा, अधिकार और सुअवसर मिलना चाहिए जो उसके सेल्फ डेवलपमेंट में, उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। और लॉस्की ने विशेष रूप से देखिए स्वतंत्रता के 3 पक्षों पर बल दिया था, पर्सनल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी। निजी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, इसके पश्चात हम लोग लियोनार्डो ट्रिलानी दी हॉब्स हाउस, इसका नाम लियोनार्डो टी हॉब्स हाउस, इसे हॉब हाउस भी कहा जाता है, हॉब हाउस के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद ने चूंकि उदारवाद का रूप ग्रहण कर लिया था, और हॉब हाउस ने एक पुस्तक लिखी थी लिबरलिज्म। इसमें उसने 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया था, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, राजकोषीय स्वतंत्रता, जिसका मतलब है कि जनता पर सरकार मनमाना टैक्स ना लगाए, इकोनॉमिक लिबर्टी, फैमिली लिबर्टी या पर्सनल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, एथनिक और नेशनल लिबर्टी, इंटरनेशनल लिबर्टी। और इस प्रकार से हॉब हाउस ने जो बुक लिखी थी उसमें 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया था। देखिए, इन सभी के अंतर्गत
मेन रूप से विचार और भाषण की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था। और सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब ये था कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग किसी भी बेसलेस कॉज के बेसिस पर, किसी भी तर्कहीन आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। सजातीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात की थी, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की थी, और राष्ट्रों के बीच संबंधों में शक्ति का कम से कम प्रयोग हो, इसकी बात भी हॉबहाउस ने की थी। देखिए, लियोनार्डो हॉबहाउस के पश्चात हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल के विचारों को जानना चाहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, जेएस मिल उपयोगितावादी विचारक था, पर इसने जर्मी बेंथम और जेम्स मिल, जेएस मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था, और जेम्स मिल और जर्मी बेंथम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और जर्मी बेंथम और जेम्स मिल दोनों ही चाहते थे कि जेएस मिल को उपयोगितावाद का एक अग्रणी प्रवर्तक बनाया जाए। लेकिन जेएस मिल ने उपयोगितावादी विचारों में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। वो अपने पिता और उनके दोस्त के उन विचारों से सहमत नहीं था। कुछ विचार ऐसे थे जिसका मैं भी जिक्र करने वाला हूँ, जिससे जेएस मिल सहमत नहीं था। इसलिए उसने उपयोगितावाद में संशोधन प्रस्तुत किया। इसीलिए उसे कहा जाता है कि जेएस मिल ने उपयोगितावाद में संशोधन प्रस्तुत किया। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि जेएस मिल का नाम उपयोगितावादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, पर अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर इसने उपयोगितावाद में अपना संशोधन प्रस्तुत किया था। और ये अपने पिता और उनके मित्र बेंथम के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और यदि हम जेएस मिल के स्वतंत्रता पे विचारों की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिल की पुस्तकों में सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिबर्टी ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म एंड द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन विशेष रूप से उल्लेखनीय पुस्तकें रही हैं। और जेएस मिल, जेम्स मिल, जो जेएस मिल के पिता थे जेम्स मिल, वो उपयोगितावाद के मूल प्रवर्तक जर्मी बेंथम के मित्र थे, सहयोगी भी थे, और दोनों जेएस मिल को उपयोगितावाद का एक प्रबल समर्थक बनाना चाहते थे। परंतु जेएस मिल ने अनुभव किया था कि बेंथम का उपयोगितावाद एक प्रभावशाली सिद्धांत जरूर था, परंतु उसके सिद्धांत में बहुत खामियां थी। और मिल ने बेंथम की इस मान्यता पर विशेष रूप से प्रहार किया कि भिन्न भिन्न सुखों में केवल क्वांटिटी का अंतर पाया जाता है, गुणों का नहीं। देखिए, बेंथम का कहना था कि मनुष्य को जितने भी सुख प्राप्त होते हैं उनमें क्वांटिटी का केवल डिफरेंस होता है, क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं होता। जबकि ठीक इसके विपरीत जेएस मिल का कहना था कि मनुष्य को प्राप्त होने वाले सुखों में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है। यही वजह थी कि ईसा मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, इन सब लोगों ने जो अपना त्याग दिया देश के लिए, वो भी एक अलग प्रकार का त्याग था। तो इसलिए ये कहना कि व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें जो उसको सुख प्राप्त होता है केवल उसमें क्वांटिटी का अंतर होता है, क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है। सुखों में मात्रा के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी पाया जाता है। जेएस मिल के जो पिता थे जेम्स मिल, उपयोगितावाद के जो प्रवर्तक थे जर्मी बेंथम के सहयोगी थे, जैसा अभी हमने जिक्र किया, और दोनों ही जेम्स मिल को उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक बनाना चाहते थे। और जेएस मिल ने इस बात को अनुभव किया कि बेंथम का उपयोगितावाद एक प्रभावशाली सिद्धांतकार या सिद्धांत जरूर था, पर उनके सिद्धांतों में बहुत सारी कमजोरियां थी, खामियां भी थी। जैसा कि मैंने जिक्र किया अभी कि उनका कहना था कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर नहीं, गुणात्मक अंतर भी पाया जाता है। इसीलिए जेएस मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रगति का मूल मंत्र मानते हुए व्यक्ति की डिग्निटी को और उसकी जीवन की स्वतंत्रता को, राइट टू लाइफ और इंडिविजुअल डिग्निटी को सारे चिंतन का केंद्र बिंदु माना। और उसने संकेत दिया था कि उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का हिसाब लगाते समय प्रत्येक व्यक्ति को पूरा इंपॉर्टेंस नहीं देता। याद रखिएगा, उपयोगितावाद का मूल मंत्र था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सभी उपयोगितावादियों का कहना था कि जिस कार्य को करने से व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले वो व्यक्ति को करना चाहिए, और जिस काम को करके व्यक्ति को दुख की प्राप्ति हो या सुख की अनुभूति ना हो, व्यक्ति को वो काम नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी कार्य को किए जाने का आधार
उससे मिलने वाली उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी, उससे मिलने वाले हैप्पीनेस के साथ जोड़ दिया गया। ये उपयोगितावाद का मेन क्रक्स था। तो देखिए, जेएस मिल ने उपयोगितावाद में जो संशोधन की नींव रखी, उसमें उसका कहना था कि व्यक्ति के महत्व को दोबारा से स्वीकार किया जाना चाहिए। और जेएस मिल ने राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति की डिग्निटी को और उसके जीवन की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया था। और उसने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही योग्यता का प्रमाण देके स्त्री मताधिकार की शानदार वकालत की थी अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के अंदर। और स्त्री पराधीनता पर, जो वुमेन सब्जुकेशन था, जो महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति थी, जो समाज में उनको पितृसत्तात्मक समाज में जो दोयम दर्जे पे रखा जाता है या जो व्यवहार ऐसा बरता जाता है, उसकी पराधीनता पर भी उन्होंने प्रहार किया था और स्त्री को भी पुरुषों के बराबर अधिकारों का वकालत की थी। दूसरा, राज्य को, मील का मानना था कि राज्य को निर्धन लोगों की दशा सुधारने का दायित्व सौंपकर कल्याणकारी कार्य किया जाना चाहिए। देखिए, जेएस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपनी जो संकल्पना है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में प्रस्तुत किया था। और जेएस मिल का मानना था कि ह्यूमन पर्सनालिटी का, मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। और जेएस मिल व्यक्ति की समस्त उदार और विवेकपूर्ण तत्वों का स्रोत मानता था। जेएस मिल का कहना था कि व्यक्ति ही सभी प्रकार की उदार और जितने भी विवेकपूर्ण तत्व है उसका स्रोत स्वयं मनुष्य खुद है। इसलिए उसने तर्क दिया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के सुख समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, मील का विचार था कि यदि व्यक्तियों के कार्यों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं। ध्यान से समझिएगा, मील का कहना था कि यदि हम व्यक्ति के कार्यों पर गौर करें तो व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं। एक सेल्फ रिगार्डिंग, जिसका संबंध स्वयं से होता है और उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। और वहीं दूसरा काम होता है अदर रिगार्डिंग। एक सेल्फ रिगार्डिंग एंड अनदर पार्ट इज अदर रिगार्डिंग। अदर रिगार्डिंग का मतलब है जिसका प्रभाव सीधा दूसरों पर पड़ता है। और मील ने तर्क दिया था कि व्यक्ति के सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में, उसके आत्मपरक कार्य में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह उसके स्वयं से संबंधित है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। आप इसे सरल भाषा में ये समझ सकते हैं, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कौन सा टेलीविज़न पे एंटरटेनमेंट करना है, मुझे किसका इंटरनेट लेना है, किसका मोबाइल रखना है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है और इन सब चॉइस का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। लेकिन यदि मैं ये सोचने लगूं कि नहीं, मुझे आज रात को डीजे चलाना है बहुत ऊंची आवाज़ में, तो हो सकता है उससे मेरे पड़ोसियों को दिक्कत हो जाए। मैं ये सोचूं कि नहीं, मुझे अपने घर को 5 फुट आगे और बढ़ाना है क्योंकि मेरे घर में जगह कम है, तो ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे इस एक्शन से दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी वो कार्य जिनका प्रभाव आप तक सीमित रहता है उसमें व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता दी जा सकती है, उसमें राज्य हस्तक्षेप ना करे तो भी चलेगा। लेकिन वो कार्य जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, दूसरे लोगों पर पड़ता है, उनके संबंध में राज्य द्वारा नियम और कानून बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के जिन कार्यों का या प्रत्यक्ष या स्पष्ट प्रभाव दूसरों पर पड़ता है उस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि उसकी किसी गतिविधि से दूसरे को हानि पहुंचती हो तो इस बात को भी प्रमाणित किया जा सकता है। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जब व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों पर भी राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, आत्मपरक कार्यों का मतलब है, आप सोचे कि भाई मुझे अपने घर के अंदर बहुत तेज ऑडियो चलाना है, मुझे बहुत तेज टेलीविज़न चलाना है, मुझे घर पर पूरी रात म्यूज़िक सिस्टम बजाना है, तो इसका अधिकार राज्य की तरफ से आपको नहीं दिया जा सकता। या कभी कभी बहुत सारे लोग निराश होकर के कभी कभी कुछ नेगेटिव स्टेप्स उठा लेते हैं अपनी लाइफ में, उसका भी इजाज़त सरकार या राज्य द्वारा नहीं दी जा सकती। इसलिए कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिस पर आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस पर भी स्टेट्स कंट्रोल कर सकता है, बशर्त उससे यदि आपको कोई नुकसान पहुंचता हो तो राज्य को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार बनता है। देखिए, जेएस मिल का कहना था कि वह कार्य करना जिससे कोई व्यक्ति करना चाहता है
और उसे करना वह अपने लिए उचित समझता है तो उसे वो कार्य किए जाने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की इस स्वतंत्रता पर यह शर्त लगाई जा सकती है कि व्यक्ति के अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए राज्य उसके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में भी इंटरफेरेंस कर सकता है। और स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए मील ने विशेष रूप से 3 प्रकार की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया था। पहला उसने कहा था लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, फ्रीडम टू वर्क एज पर देयर इंटरेस्ट, अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद का कार्य करने की स्वतंत्रता दिया जाना। और तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मील का मानना था कि व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सभी मनुष्यों को सभी विषयों पर, चाहे वह उसके व्यवहारिक जीवन से जुड़े हो या उसके चिंतन मनन से जुड़े हो या फिर उसके वैज्ञानिक, नैतिक या फिर उसके थियोलॉजी, किसी भी विचार या भावना से जुड़े हो, उसे रखने की उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और वैचारिक अभिव्यक्ति और प्रकाशन की स्वतंत्रता इससे भिन्न सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार का एक ऐसा हिस्सा होता है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। देखिए, मुझे कोई भी बात कहने का हक है, कोई भी बात बोलने का हक है, लेकिन कोई भी ऐसा भाषण या अभिव्यक्ति, कोई भी ऐसी बात या विचार रखने का मुझे कोई हक नहीं है जिससे देश की राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचती हो, देश की अखंडता को खतरा हो या किसी व्यक्ति के मान या सम्मान को ठेस पहुंचती हो। मुझे ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। और देखिए, वैचारिक अभिव्यक्ति और प्रकाशन की स्वतंत्रता इससे भिन्न सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार का एक ऐसा हिस्सा है जो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि व्यक्ति को वैचारिक अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं मिलेगा तो विचार की स्वतंत्रता भी देखिए निरर्थक हो जाती है। दूसरी बात जो जे.एस. मिल ने जिस स्वतंत्रता की बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। एवरीबडी शुड गेट फ्रीडम टू वर्क एज पर देयर इंटरेस्ट। देखिए, मील का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिरुचि को विकसित करने का और अपनी पसंद अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरी बात उसने कही थी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामाजिक विकास के लिए संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा, मील ऐसा पहला विचारक था जिसने पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंधों पर विचार किया था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया था। संक्षेप में, सकारात्मक स्वतंत्रता अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की बात करती है। धन्यवाद।